हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग स्टेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं संविधान से रिलेटेड, और इस स्टेशन का नाम आपको पता होगा कि सफ़र संविधान को हम लोग लेकर चल रहे हैं। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 3 को। भाग 3 आपको पता होना चाहिए कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद का वर्णन है। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं 18 और 19 अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं। 18 अनुच्छेद में आपको क्या है, उपाधियों का अंत बताया गया 18 अनुच्छेद में, और 19 में संविधान का ऋण कहा गया है ना, और 19 में 7 प्रकार की समानता का अधिकार दिया गया है। पहला है आपको व्यक्ति की आज़ादी है, और दूसरा आपको है सभा करने की आज़ादी। तीसरा में आपको कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी, कोई भी संगठन बनाकर आप कोई कार्य कर सकते हैं। आपका चौथा क्या है, चौथा है भ्रमण करने की, है ना, कहीं भी आप घूम सकते हैं, भ्रमण करने की आज़ादी है। इसके बाद छठवां आपका संपत्ति का अधिकार, आप कहीं भी संपत्ति, कहीं भी जमीन आप ले सकते हैं। सातवां आपका व्यवसाय अर्थात व्यापार करने की आज़ादी है, देश के किसी भी कोने में जाकर आप व्यापार कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 और 21, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 20 और 21, इसको आप बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत एक्स पोस्ट फैक्टो ये है क्या, इसको थोड़ा आराम समझिएगा। आज के वीडियो आपको कानून से रिलेटेड, आपको कोई भी अपराध करते हैं किस प्रकार की सजाएं होती है आपको देखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो इसका मतलब हो गया कि सजा अपराध के समय कानून के आधार पर, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए हमने कोई अपराध किया है, ठीक, तो आज इस समय वर्तमान समय में जो सजाएं हैं, मान लीजिए हमने चोरी किया है, तो चोरी का इस समय वर्तमान में 2 से 2.5 साल की सजा है, जेल है। अगर इसी को हम पहले के शाहजहाँ के समय से ले लें तो पहले चोरी का हाथ काटने की सजा था, तो क्या आज हमारा हाथ काटा जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए कि हमने चोरी कर दिया और नॉर्मली सजा 2 से 2.5 साल या 3 साल तक है, अगर हम केस लड़ने लगे और केस लड़ते लड़ते हमको 7-8 साल हो गया, 7-8 साल के बाद नया कानून बना कि जो भी चोरी करेगा उसको 40 साल की सज़ा होगी, तो क्या हमको 40 साल की सज़ा मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने जब अपराध किया था उस समय देखा जाए कि कानून क्या था। उस समय कानून था कि हमको 2 से 2.5 साल की उस समय सज़ा होती थी, तो हमको सज़ा 10 साल के बाद भी 2.5 साल का ही होगा, भले 10 साल के बाद 40 साल का सज़ा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये हो गया कि जब आप अपराध करते हैं तो उस समय क्या कानून है, उस समय किस प्रकार का प्रावधान बनाया गया है, वही आपके ऊपर लागू होगा। तो पहला आपका यही बताता है कि आप एक्स पोस्ट फैक्टो में कि अपराध जिस समय आप किए हैं उस समय कौन सा कानून है, आपको उसी आधार पर सज़ा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दूसरा इसमें है डबल जेवर्डी, मतलब कि एक अपराध का एक सज़ा। इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी व्यक्ति है, किसी लड़की का अपहरण करता है, उसको रेप करता है और उसका मर्डर कर देता है। इसमें समझिए इसको कितना सज़ा मिलेगी। एक व्यक्ति ने किया क्या कि किसी लड़की का अपहरण किया, तो उसके लिए अलग सज़ा मिलेगा। हम बोले कि हर एक अपराध के लिए अलग अलग सज़ा मिलेगी, है ना। एक ही बार नहीं कि लड़की का अपहरण किया, रेप किया और उसको मर्डर कर दिया तो उसको फांसी पर लटका दो, ऐसे नहीं होता है। आप लोग सोचेंगे कि कोई भी सज़ा होता है बहुत लंबा टाइम तो क्यों खींच कर जाता है, उसके पीछे का रीज़न है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया इस प्रकार का जो हम बताए हैं, तो पहले उसने जो अपहरण किया है तो उसके ऊपर अपहरण का पहले सज़ा चलेगा। अपहरण का सज़ा जब कंप्लीट करेगा, इसके बाद उसने रेप किया है, रेप का सज़ा चलता है। जब रेप का सज़ा चलेगा, इसके बाद फिर उसने जो मर्डर किया है, मर्डर के अंतर्गत उसको मौत की सज़ा होती है ना। तो उसके ऊपर 3 दफ़ा लगा, समझ, एक ही व्यक्ति के ऊपर 3 दफ़ा अलग अलग लगा, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि एक अपराध और एक सज़ा, जितने अपराध करेंगे अलग अलग आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 100 अपराध किए हैं तो एक की सज़ा मिलेगी, 100 अपराध अलग अलग हैं तो उनके अलग अलग सजाएं भी मिलेगी। यह आपको कानून बताता है अनुच्छेद 20। जैसे अपहरण करेगा तो उसका पहले सजा भूलेगा। जी, अपहरण करेंगे, अपहरण कर किसी का मर्डर कर दिए हैं आप, तो पहले अपहरण का, इसके बाद मर्डर का आपको सजा दोनों लगेगा। इस पर 2 सजाएं लगेंगी आपके ऊपर। कितना दिन तक वो अपहरण का पहले सजा
भोग लेगा, हाँ, उसके जितना बाद भी होता फांसी है, लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए नहीं कि कोई भी व्यक्ति होता है, अगर मान लो कि मर्डर कर दिया तो डायरेक्ट उसको फांसी की सजा, कोई सुना देखते हैं 5 साल 7 साल 10 साल तक लग जाता है फांसी की सजा जाते जाते उसको। क्या रीजन है? पहले हम लोग कानून को समझे क्या क्या होता है। तो हर एक अपराध के लिए अलग अलग सजाएं हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब कि स्वयं गवाही। हम अपने के लिए स्वयं गवाही दे सकते हैं, ठीक ना। सपोज करिए कि मान लीजिए कि हमको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, कोई भी अपराध किए हैं, हमको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, तो हम अपने खिलाफ कोर्ट के अंदर हम गवाही दे सकते हैं। हमको आज़ादी है कि हम अपना वकील रख सकते हैं जो हमारे पक्ष से लड़ेगा, इसकी आज़ादी है हमको। ऐसा नहीं कि हमने कुछ अपराध किया है तो हम कोई अपना वकील रख ही नहीं सकते हैं, हमको भी आज़ादी है और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी आज़ादी है। इसलिए दोनों पक्ष से वकील होते हैं, आप लोग देखेंगे, है ना। इसमें यही बताया गया कि हम स्वयं गवाही के अंतर्गत हम किसी भी वकील को, या हम सक्षम हैं, हम भी वकील हैं तो हम अपना खुद गवाही दे सकते हैं। अगर व्यक्ति सक्षम है वकालत करने के लिए तो व्यक्ति अपना खुद लड़ सकता है, किसी वकील की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये कानून है कि हम अपना खुद लड़ सकते हैं केस, अगर हमारे पास क्षमता है तो, ठीक ना। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर लोग केस में वकील को ही रखते हैं, तो नहीं तो फिर वकील जाइए कहाँ, जब सब लड़ ही लगे अपने से। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान बनाया गया है कि किस प्रकार की आप कोई भी अपराध करते हैं, आप पर किस प्रकार का कानून अर्थात सजाएं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। उसको खुद बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। किसको? वो जो अठारह होगा कभी नहीं दिया जाता है उसको। कैटेगरी में सुनो, कैटेगरी में खड़ा करके क्या किया जाता है, तो अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहेगा हाँ, तो उसका तो कोई बात ही काहे नहीं सुनेगा। उसको तो सबूत चाहिए ना। हाँ वही तो, टाइम देगा, हाँ सबूत लाओ, फिर सबूत लाओ, उसके लिए टाइम देगा। कानून सबूत मांगती है, टाइम भी मिलेगा। बिल्कुल मिलता है टाइम, इसलिए नहीं गवाही बढ़ा दिया जाता है। देखिए अनुच्छेद 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है, ये तो पहले नैसर्गिक है क्योंकि मूल अधिकार के अंतर्गत आ रहा है, टोटल मूल अधिकार के ही अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ लो ये नैसर्गिक अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको हमसे कोई छीन ही नहीं सकता है। हाँ आपातकालीन में ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसको आपातकालीन में भी नहीं कोई छीन सकता ये अधिकार जो है प्राण एवं दैहिक की। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो आत्महत्या करना चाहता है और उसने आत्महत्या का प्रयास किया और वो मर गया तो कोई बात नहीं है। अगर आत्महत्या करने का प्रयास किया, अगर वो मरने से बच गया तो उसके ऊपर भी धारा लगेगा, धारा 309 लगता है। आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे आप तो हमारी सरकार, हमारा संविधान ये कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, आपको जीना ही होगा। आप अगर इस जीवन को ज़बरदस्ती मारना चाहते हैं, यह एक कानूनी अपराध है और आपको सज़ा होगी इसके लिए। आपने इस ज़िंदगी को क्यों मारने का प्रयास किया है, इसके लिए आपको सज़ा दी जाएगी, है ना। क्योंकि कानून इसके लिए बनाया गया है कि ये कानून बना है कि अगर मान लीजिए कुछ भी आप अपने शरीर के साथ करते हैं, आप अपने लाइफ को, अपने ज़िंदगी को मारने का प्रयास करते हैं, यह एक कानूनी अपराध है। इसलिए सावधान रहिए, कोई भी अपने आप से आत्महत्या करने का प्रयास न करें, उस पर कानून खुद एक्शन लेगी। क्योंकि आपके शरीर की, आपके जीवन की सुरक्षा करने का दायित्व संविधान खुद लेती है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। और आप इस चीज़ को तोड़ रहे हैं, अर्थात कानून को तोड़ रहे हैं आप, है कि नहीं। आपको कानून नहीं तोड़ना है, कानून तोड़ेंगे तो आपके ऊपर अनुच्छेद 21 के आधार पर आप पर सजा मिलेगी। उस समय आपके ऊपर धारा 309 लगेगा। यही धारा 309 नहीं, अगर मान लो हम किसी को उकसाए मरने के लिए तो कि मर जाए कि चाहे तो कि जेली में का बात, तू मर जो हई हो जो, मेरा वो सब करती हैं। अगर वो उसका बात सुनकर मर गया, चाहे मर गई, वो मर गया ठीक है, लेकिन अब कहे कौन उकसैले है के कौन फोड़ले है, अब उसके ऊपर धारा ये लग जी 309,
लगेगा पक्का धरा। अगर मान लो हम किसी को उकसा दिए मरने के लिए, तू मर जो, बिला जो, हई हो जो, हऊ हो जो, अब तुम्हारे ऊपर, क्योंकि हमारा बात तो जाके हेप्पल लग दिल पर, और उस बात को मान लिए और जाके नदी में कूद गए, कुआं में कूद गए, चाहे फंसरी लगा, चाहे लाइन पकड़ ले। मतलब हमारे कहने से ना हमारा दुख लगल बात का तब है ना, मतलब हमको तुमको मरने के लिए हम प्रेरित किए हैं। और कोई व्यक्ति किसी को मरने के लिए प्रेरित करेगा उसके ऊपर भी धारा लगेगा। तो आप किसी को मरने के लिए उकसा नहीं सकते हैं, प्रेरित नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर भी एक्शन होगा। धारा 309 के अंतर्गत आपको जेल की सजाएं हो सकती है। हम किसी रोड पर जा रहे हैं, मान लो धुआं फेंके वाली गाड़ी मार फट कर दिया, तो वहाँ भी हमको आज़ादी है। हमको पर्यावरण शुद्ध हवा लेने का आज़ादी है। हम कहें कि दूषित हवा लें, हमको दूषित हवा ले रहे हैं, अर्थात हमारे स्वतंत्रता, हमारे प्राण के लिए खतरा है कि नहीं। मान लीजिए हम धुआं ले रहे हैं, गाड़ी वाला मार खूब धुआं फेंकल, खराब गाड़ी ले बा, मार फट मारत बा, धुआं फेंकत बा, मतलब कि ये हो गया कि पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है और हमको शुद्ध चाहिए। हमारे उससे प्राण, उस चीज़ से हमारे प्राण को खतरा है कि नहीं। और संविधान के अधिक तुम्हारी प्राण की रक्षा करब हम, तो मतलब कि वह व्यक्ति कानून को तोड़ रहा है। तनके फट देना चालान मरिया से देख के, इधर तो नहीं मार रहा है सब गांव देहात में, लेकिन अगर देख लिया ना धुआं तन को फेंक रही है गाड़ी, फट देना चालान मारेगा तुम लोग पर, कोई भी गाड़ी। इसलिए वैसे कंडीशन है, जो कोई भी गाड़ियां धुआं दे रही हैं या उस प्रकार कोई भी दिक्कत है, उस पर RTO वाला चाहे पुलिस विभाग वाला आपके ऊपर चालान काट सकता है। दूसरी बात, आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, गाड़ी चलते हीरो बन के, बाइक चला तो 80-90 की स्पीड में, हेलमेट नहीं लगी वो, मतलब कि सरकार चाह रही है कि आप अच्छे प्रकार से रहिए, आप अपने ज़िंदगी का अच्छे प्रकार से निर्वहन कीजिए, लेकिन आप उस ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम एक्शन लेंगे तुम्हारे ऊपर। हेलमेट नहीं पहनब, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं बनब, तो सरकार एक्शन नहीं, फट देना चालान काहे काटती है। तो मतलब कि आप सीट बेल्ट अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपके ऊपर पुलिस चालान 100% काटेगी। अब बात सुनिएगा, ये तो प्राण, आपके प्राण खतरा में है। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि अगर हमार मौन बा, हम अकेले रहब, हम कोई से नहीं बोलब, चुपचाप हम एकांत जगह जाके सुतब, ये हमार स्वतंत्रता का अधिकार बा। हम एकांतवास में रह सकते हैं, एकांतवास में हम रहेंगे, हमको कोई नहीं रोकेगा। हमको रोकेगा तो हम केस कर दे, हमको रोकबा तो हम केस कर दे, क्योंकि हमको अनुच्छेद 21 कहा है कि जा तू एकांत में रह, तो कोई नहीं बोली। एकांतवास का अधिकार भी देता है, हम अकेले रह सकते हैं एकांतवास में, हमको कोई किसी से हमको रोक टोक भी नहीं सकता है, कोई की मर्जी नहीं है ना। तो एकांतवास में रहने की भी आज़ादी आपको दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। वही नहीं, अगर मान लीजिए कि हमको विदेश घूमना है, हमार मन, हम घूमब जाके, क्या करबो तू, हम घूमब, मतलब कि हमको घूमने की आज़ादी है, हम विदेश भ्रमण कर सकते हैं, इसकी हमको स्वतंत्रता मिली है। ऐसा नहीं कि हम जाएंगे तो हमको पासपोर्ट वीज़ा नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा, हमको स्वतंत्रता है, आप देंगे क्यों नहीं, ऐसा है। देखा एक बात, प्राइवेसी, हमारे मोबाइल में पासवर्ड लगल है, तार का हिम्मत खोल लेबू, नहीं खोलिएगा। हम मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं ना, एक तरह से हमारा प्राइवेसी है। हमारे मोबाइल के अंदर क्या क्या फाइल है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रखे हैं, आप चाहो तो हैक कर लो, दुश्मनी बात तो हमारे उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो प्राइवेसी अर्थात निजता, हमारी वो प्राइवेसी है। अगर मान लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल है, हम किसी को ईमेल ID बता दें, तो हमारे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, चाहेगा तो हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट कर सकता है कि नहीं। ये हमारा प्राइवेसी है, एक तरह से सिक्योरिटी है। तो हमको ये अधिकार है कि हम अपने सुरक्षा के लिए इसका पालन करें। प्राइवेसी एक तरह से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। आप प्राइवेसी के अंतर्गत क्या ATM का नंबर किसी को बताया जाता है? पहले ही बैंक वाला कहेगा कि आप किसी को ATM का पासवर्ड मत बताइएगा। कोनो अगर औरत ले रही है, कहे कि अपने लड़का के भी मत बता देना, तार कुल पैसा निकल रही, ऐसा करता है। मतलब कि एक तरह से सिक्योरिटी चीज़ है, एक प्राइवेसी है, आपको नहीं बता, नहीं तो आपके साथ धांधली हो सकती है, आपके साथ फ्रॉडबाजी भी किया जा सकता है। तो हमने प्राइवेसी का भी अधिकार इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। या एडल्ट्री, व्यभिचार, देखिए इसको अच्छे प्रकार समझिएगा। पहले क्या था, अगर कोई महिला थी, अगर कोई महिला पहले किसी पुरुष के चक्कर में आती है,
किसी पुरुष के संपर्क में आती है, वो किसी पुरुष को चाहती है, तो उसके ऊपर पहले नियम था कि ऐसी महिला को व्यभिचारी महिला कहा जाता था। ये इसका क्रेडिट गिरा हुआ, क्रेडिट लूज महिला कहा जाता था और उसके ऊपर धारा 497 लगता था। धारा उसके ऊपर केस हो जाता था महिला पर। लेकिन वह कमवा अगर पुरुष करता, किसी महिला को मतलब चक्कर होता उससे पुरुष को, तो उसके ऊपर नहीं लगता रहे, खाली महिला के ऊपर ऐसा लग रहा था। मतलब कि गलत था कि नहीं? बिल्कुल गलत था ना। मतलब महिला अपराध कैलस, किसी के चक्कर में पड़ी, किसी पुरुष के संपर्क में, तो अपराध, और पुरुष किया तो अपराध नहीं। ये तो सरासर गलत था, है ना। तो गलत था, तो इस चीज़ को सुधारा गया, है ना। कहा कि ना ये गलत है, अगर सज़ा हो तो दोनों को हो, नहीं तो कोई की नहीं हो, सबसे बढ़िया, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को हटाया गया। कहा गया कि अब आज के बाद चाहे महिला कोनो पुरुष के संपर्क में, उसके मन है किसी पुरुष को चाह सकती है। अगर पुरुष अगर चाहता है किसी महिला को, वो भी फ्री है, चाह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबको एकदम आज़ादी है, कोई भी अपने लाइफ को जी सकता है, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने की आज़ादी देता है। तो हम अपने तरीके से ज़िंदगी को जी सकते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें दिया, अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो आपको डिवोर्स देने का अधिकार है। आप आराम से डिवोर्स भी दे सकते हैं। अगर मान डिवोर्स मतलब एक लिखित पत्र कि हम आपको पसंद नहीं करते, हम दूसरे संगे जाते हैं, इस प्रकार से तलाक बोलते हैं उर्दू में, ठीक ना, दे सकते हैं। तो इस पर एक्शन बन। लेकिन एक चीज़ है इसमें, अगर मान लीजिए 2-3 गो लड़का फेंका हो गल बा, एक बाद औरत दे दिया डिवोर्स, तो कितना बुरा प्रभाव पड़ी। अब लड़का का सोची, अब लड़का ऊपर माइंड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सोचिएगा। अगर मान लो कि बाबू हेयर चले गई ना, माई हेयर चले गई नहीं, बीचवा में लड़का बचना, उस कंडीशन में जो लड़का होता है, बच्चा होता है, उनके माइंड के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब उनके लाइफ के अंदर अनबैलेंस आ जाता है। मतलब उनको ये नहीं लगता हम क्या करें, हम किधर जाएं, है ना, हम किस ओर जाएं, माता की ओर जाएं कि पिता की ओर जाएं। इसके चक्कर में ना वो बिल्कुल मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाता है, वो फेलियर हो जाता है लाइफ के अंदर अपने। तो इस प्रकार से गार्जियन होकर अपने जो बच्चे हैं उनके लाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भारतीय संस्कृति है, उसका पालन करिए। आज के डेट में पता हम लोग क्या कर रहे हैं, आधा विदेश का नियम को लगा रहे हैं, आधा अपने देश का पाश्चात्य सभ्यता आधा लागू कर रहे हैं, आधा हम भारतीय संस्कृति को भी लागू कर रहे हैं। इसी के चक्कर में बह जा रहे हैं कहीं भी। अगर लागू करना तो पूरा पाश्चात्य सभ्यता लागू करो। वो तो अपने लाइफ में 5-5, 10 को शादी करता है, तो करो, नहीं ना कर सकते हैं। भारत में एक खूंटा में बन्हैलू तो ही बन्हा रहा, आगे नहीं खोल के जा सकते। 1921 में डायरेक्टली लिखा है कि एडल्ट्री, व्यभिचार, मतलब कि अगर पत्नी चाहती है किसी पुरुष को तो डाइवोर्स दे सकती है, आराम से डिवोर्स जा आराम से। अगर पुरुष किसी महिला को चाहता है वो भी डिवोर्स दे सकता है। हाँ, इसमें भी नियम बनाया गया कि अगर मान लो कि अगर पुरुष अगर किसी पत्नी को छोड़ रहा है, तो पहले एक नियम था कि अगर मान लो कि अपने मन से तुम छोड़ो तो उसको अपनी सैलरी का आधा देना पड़ेगा, मंथली। लेकिन इसको हटा दिया कि ना, तू जा के काहे के देगा, नहीं देगा अब ना, अब देता नहीं है। इस प्रकार का अधिकार बनाए कि ना, हम देवे नहीं करो, तो ऐसा है, ठीक ना। इस प्रकार के अधिकार को बताया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।